Hello friends, this is Badal Singh this side. Friends, in today's video lecture, we will discuss a previous year question paper of a political science assistant professor exam. So friends, the first thing that is to be kept in mind that analyzing previous year question paper is of cardinal importance because वो हमें पैटर्न ऑफ एग्जाम कैसा होगा उसके बारे में बताते हैं एज वेल एज दे एक्वेंट अस विद न्यू फैक्ट्स, वो हमें कुछ नए फैक्ट्स भी देते हैं. तो फ्रेंड्स, जो नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी आज हम जो कुछ पीवाईक्यूज याद करेंगे या सोल्व करेंगे इस वीडियो के थ्रू, मैं चाहता हूँ वो इनको अच्छे से याद रखें बिकॉज ये पीवाईक्यूज हो सकता है किसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछ लिए जाएं और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के पीवाईक्यूज हैं. सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स. The first question says, who said the following? Political theory is quite simply man's attempts to consciously understand and solve the problems of his group life and organization. अभी इतना समझते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी बिल्कुल सिंपल तरीके से देखा जाए तो मैन का अटेम्प्ट है कि बिल्कुल कंसियसली, बिल्कुल एक्टिव होके हम समझें और सोल्व करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप लाइफ की प्रॉब्लम्स को. 10. पॉलिटिकल थ्योरी एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है एंड इट्स हिस्ट्री कंसिस्ट्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन्स थॉट्स अबाउट पॉलिटिकल प्रॉब्लम ओवर टाइम. इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी की जो कि एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, इसकी हिस्ट्री किस चीज़ में रही है कि मैन के जो थॉट्स हैं ना वो कैसे इवोल्व हुए, वो कैसे अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को ओवर टाइम सॉल्व करता है. तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सी स्टेटमेंट है देखने में. तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट किसने दी? जॉर्ज सेबिन ने. फ्रेंड्स, सेबिन की डेफिनेशन है ये. तो आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप कुछ टर्म्स ध्यान कर लेंगे ना ऐसे कि वो कौन सा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो पॉलिटिकल थ्योरी को बोलता है कि ये तो एक कंसियस अटेम्प्ट है मैन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मैन की ग्रुप की लाइफ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. बस तो भी आपका काम हो जाएगा अगर पूरी डेफिनेशन भी आपके याद नहीं है तो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू. बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. व्हाट आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन? डेविड ईस्टन के अनुसार पॉलिटिकल थ्योरी के 3 एलिमेंट्स क्या हैं? तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स. ईस्टन ने डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन और इवेल्युएशन, ये 3 एलिमेंट्स दिए थे पॉलिटिकल थ्योरी के. एक्रोनियम बनेगा DEE. डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, इवेल्युएशन. इवेल्युएशन यानी कॉम्प्रिहेंसिवली आप किसी भी कंसेप्ट को 360 डिग्री में खोल लेते हो, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स बताते हो. एक्सप्लेनेशन में आप कॉज एंड इफेक्ट के साथ किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, उसका कॉज क्या है. डिस्क्रिप्शन में आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करते हो. तो ईस्टन ने बताया था पॉलिटिकल थ्योरी के 3 एलिमेंट हैं: डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, इवेल्युएशन. द थर्ड एमसीक्यू सेज, हु इज़ द अथर ऑफ ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स? ये जो बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, इसके अथर कौन है? तो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ग्राहम वॉल्स. ग्राहम वॉल्स की बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स. याद रखिएगा, कई बार मैच द फॉलोइंग में भी पूछ ली जाती है अक्सर नेट जेआरएफ के एग्जाम में. और ये जो पेपर हम सोल्व कर रहे हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर उड़ीसा का एग्जाम है फ्रेंड्स, तो इसमें भी पूछी गई है, तो आप याद रखिएगा इसको. अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म? नीचे कुछ स्कूल्स के नाम है, आपको बताना है कौन सी स्कूल ने बिहेवियरलिज्म के डेवलपमेंट में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी. तो द करेक्ट आंसर इज शिकागो स्कूल. ये देखिए फ्रेंड्स, अब साथ ही एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम ये भी समझ लेते हैं दैट व्हाट वाज बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस. सिंपल शब्दों में याद रखेंगे, बिहेवियरलिज्म ना पॉलिटिकल साइंस में एक मूवमेंट थी जो पॉलिटिकल साइंस को प्योरली साइंटिफिक बनाना चाहती थी. प्योरली साइंटिफिक बनाना चाहती थी, बस आप ये याद रखेंगे. कैसे साइंटिफिक बनाना चाहती थी? उसने इस मूवमेंट में ये एम्फेसाइज किया गया कि पोल साइंस में भी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और एक्सपेरिमेंटेशन टूल्स का यूज़ होना चाहिए. इसलिए ठीक है, याद रखिएगा. अब आप बिहेवियरिज्म भी समझ गए क्या था बिहेवियरलिज्म. 5th एमसीक्यू, इन विच ईयर चार्ल्स मरियम्स बुक न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स वॉज पब्लिश्ड? किस वर्ष चार्ल्स मरियम की किताब न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पब्लिश की गई? द राइट आंसर इज 1925. ओके, तो आपको इस एमसीक्यू, एक एमसीक्यू से 2 चीज़ें पता चली. 1925 में आई
और एक कौन सी बुक, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, बुक का नाम पता चला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय लासवेल। बिल्कुल ईजी एमसीक्यू है फ्रेंड्स। लासवेल की किताब बहुत ही फेमस वर्क है, पॉलिटिक्स, हु गेट्स वोट व्हेन एंड हाउ, ये इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू डेंटे जर्मिनो। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि मेन कारण क्या था पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन होने का, जो डेंटी जर्मिनो ने दिया। फ्रेंड्स इसके लिए आप आंसर याद रखेंगे, आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। डेंटे जर्मिनो बोलते थे कि हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ना केवल मार्क्सिज्म की बात कर रही है, मार्क्सिज्म अल्टीमेटली कहीं से शुरू होती है और मार्क्सिज्म की जो फिलोसफी है ना उसके साथ सिंक कर जाती है, तो कुछ नया तो आ ही नहीं रहा, बस सब मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं। तो आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म फैक्टर था एक पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन का। नाउ अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, हु डेवलप्ड द डीकंस्ट्रक्शन अप्रोच। डीकंस्ट्रक्शन अप्रोच किसने डेवलप की, तो डीकंस्ट्रक्शन जैक्स डेरिडा ने अप्रोच थी जो डेवलप की डीकंस्ट्रक्शन अप्रोच। डीकंस्ट्रक्शन को हम पढ़ते भी हैं फ्रेंड्स, पोस्ट मॉडर्निस्ट जो डिस्कोर्स है ना उसके अंदर। पोस्ट मॉडर्निज्म जो एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो बोलता है कि देयर एग्जिस्ट्स नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, दुनिया में कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है ही नहीं, ये पोस्ट मॉडर्निज्म का मेन थीम है। इसको ये भी बोला जाता है दैट पोस्ट मॉडर्निज्म इज इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। अब डीकंस्ट्रक्शन में भी ऐसा ही कहा गया कि हमें जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, हमारी जो किताबें हैं उनका जो मीनिंग हमें बताया जाता है ना, हमें उसे डीकंस्ट्रक्ट करना होगा, हमें उसके रिवर्स मीनिंग्स को भी समझना होगा ताकि हमसे कोई बात छुपी ना रह जाए। तो याद रखिएगा डीकंस्ट्रक्शन जैक्स डेरिडा की अप्रोच थी। Which one of the following is not a school of thought of western tradition regarding the nature of law? तो फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं कि कौन सी, नीचे कुछ स्कूल्स के नाम दिए गए हैं, ये पूछ रहे हैं कि कौन सी स्कूल वेस्टर्न ट्रेडिशन को बिलोंग नहीं करती। द राइट आंसर इज इकोनॉमिक ज्यूरिस्प्रूडेंस स्कूल। इकोनॉमिक ज्यूरिस्प्रूडेंस स्कूल प्योरली वेस्टर्न ट्रेडिशन की नहीं है। एक और जॉन ऑस्टिन का नाम आप काफ़ी बार सुनते हैं, सोवरेनिटी के बारे में भी सुनते हैं कि मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी जब आप पढ़ेंगे, जब भी आप इनका नाम सुनेंगे, आप लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे जब भी इनका नाम सुनेंगे, तो आप याद रखिएगा जॉन ऑस्टिन जो थे वो इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे, इंग्लिश ज्यूरिस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, हु स्टेटेड दैट लिबर्टी विद इन द स्टेट इज दस a relative and regulated liberty. It is the greatest common measure of liberty which is possible for all as determined and defined by the need of each to enjoy similar and equal liberty with others. And second is by the need of all to enjoy the specific liberty of realizing specific capacity. देखिए बहुत ही बड़ी सी डेफिनेशन है, काफ़ी टफ क्वेश्चन पड़ता है ये। इसका आंसर होगा अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने जो ये यहाँ लिखा हुआ है ना लिबर्टी के बारे में, उसे हम अभी समझेंगे भी, ये अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। तो फ्रेंड्स इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, बार्कर बोलते हैं कि लिबर्टी जो होती है ना स्टेट के अंदर, एक जैसे ये स्टेट है, स्टेट के अंदर जो लिबर्टी हमें फ्रीडम होती है जो, वो ना रिलेटिव और रेगुलेटेड लिबर्टी होती है। रेगुलेटेड यानी स्टेट उसको लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, और रिलेटिव यानी समथिंग दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल ए और बी दो इंडिविजुअल हैं, तो ए अपनी लिबर्टी कुछ उसी मैनर में एक्सरसाइज करेगा ताकि बी को कोई नुकसान ना हो, ये होगी रिलेटिव लिबर्टी। तो ये किसने बोला ऐसा, अर्नेस्ट बार्कर ने। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, बिल्कुल इजी, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द फेमस एसे टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। सो द राइट आंसर इज इसाया बर्लिन। फ्रेंड्स एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछ लिया जाए टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी और 4 एसेज ऑन लिबर्टी, तो 2 और 4 जो है ना ये इसाया बर्लिन के हैं, ये याद रखिएगा आप। ठीक है फ्रेंड्स, एक और अच्छा एमसीक्यू है, हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा जस्टिस का एलिमेंट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जस्टिस। नोट पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, नोट। तो ट्रूथ, देखिए जस्टिस का इनएलिएनेबल एलिमेंट है ट्रूथ, तो सच्चाई तो रहेगी ना जस्टिस में। यूनिफॉर्मिटी, सबको आप
इक्वली ट्रीट करोगे। बायसनेस, देखिए बायसनेस कभी हो सकता है जस्टिस का एलिमेंट? नहीं, बल्कि यहाँ पे इम्पार्शियलिटी होना चाहिए था। इम्पार्शियलिटी जस्टिस का एलिमेंट है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा? बायसनेस। इसलिए बायसनेस जस्टिस का एलिमेंट नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल कानून के सामने सब समान है, तो ये तो जस्टिस का एलिमेंट है ही। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द बेसिक आर्ग्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स? जो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स है ना, वो उसकी बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या है? राइट्स आर गिवन बाय गॉड? नो, ये तो डिवाइन थ्योरी ने कहा है। राइट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। यस, जो राइट्स, जो अधिकार हमें दिए गए हैं ना, ये नतीजा है किस चीज़ के? एक बहुत ही लंबे ऐतिहासिक प्रक्रिया के। अगला वैसे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राइट्स आर नॉट ग्रांटेड बाय द स्टेट बट दे कम फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ मैन। राइट्स स्टेट नहीं देता, ये नेचर ऑफ मैन से आते हैं। ये तो नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स होगी। राइट्स एमिनेट फ्रॉम द डिक्टेट्स ऑफ ह्यूमन रीजन। राइट्स जो हैं ये ह्यूमन रीजन से आते हैं। ये पॉजिटिव थ्योरी ऑफ राइट्स होगी कि इंसान राइट बनाता है, पॉजिटिव राइट्स। लेकिन हमसे पूछा है हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स क्या है, तो राइट्स प्रोडक्ट हैं हिस्टोरिकल प्रोसेस का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट टर्म हैज बीन ओरिजिनेटेड बाय एंटोनियो लुई क्लोड डेस्ट्यूट डी ट्रेसी। काफ़ी बार नाम सुनते हैं, ये पूरा नाम दे दिया गया है। अक्सर बुक्स में लिखा होता है केवल डी ट्रेसी। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से डी ट्रेसी ने कौन सा टर्म कोइन किया था? तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, आइडियोलॉजी। द टर्म आइडियोलॉजी वॉज कोइंड बाय एंटोनियो डी ट्रेसी, याद रखिएगा आप। अब एक और अगला अच्छे स्टैंडर्ड का एमसीक्यू है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान रखेंगे। एमसीक्यू सेज, who described liberalism as principal enemy of conservatism with all its attendant trappings of individual autonomy and natural rights of man। तो इसका आंसर होगा रॉजर स्क्रटन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने बोला है कि लिबरलिज्म ना कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसका शत्रु है, उसका दुश्मन है, क्योंकि ये बात करता है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी की और नेचुरल राइट्स की। वहीं कंजर्वेटिज्म में बात की जाती है कलेक्टिविटी की, कि इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर इतना बल नहीं दिया जाता, सोसाइटी का जो ट्रेडिशन है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। तो लिबरलिज्म एनिमी है कंजर्वेटिज्म का। ये किसने बोला? रॉजर स्क्रटन ने। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है। आप कहीं फंस जाए किसी एग्जाम में तो बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं ऐसे एमसीक्यू। एक और अगला एमसीक्यू, हु एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ लाइसाज फेयर? फ्रेंड्स, एडम स्मिथ। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान एमसीक्यू है, बिल्कुल आसान, लेकिन फिर भी एग्जामिनर की चालाकी पकड़िए आप। लाइसाज फेयर का जब भी नाम आता है ना, लीव द मैन फ्री, तो हमें एडम स्मिथ ध्यान रहता है, स्मिथ जो कि आंसर है। लेकिन एग्जामिनर ने देखिए विंसेंट स्मिथ, लास्ट में उसका जो स्मिथ नाम ही दे दिया ताकि आप हड़बड़ी में केवल स्मिथ देखें और स्मिथ मार्क कर दें और आपका गलत हो जाए और नेगेटिव लग जाए। देखिए इजी क्वेश्चन को भी कैसे गलत करवाते हैं वो एमसीक्यू रख के। राइट आंसर इज एडम स्मिथ, लेकिन पहला ऑप्शन विंसेंट स्मिथ रख दिया कि जैसे ही आप पूरा ऑप्शन ना पढ़ें, स्मिथ देखें और बस हड़बड़ी में मार्क कर दें स्मिथ और गलत हो जाए आपका। इस तरीके से इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं आप। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है इजी क्वेश्चन गलत कैसे होता है उसका, तो याद रखिएगा आप। इसमें क्वेश्चन ने हमें कुछ नहीं सिखाया, इसमें ऑप्शंस ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि स्मिथ और स्मिथ कैसे गलत करवाता है एग्जामिनर ट्रिक लगा के। Moving on to the next MCQ, the word sociare from which the term socialist has been derived belongs to Latin language, Greek language, German language, French language. The correct answer is Latin language. Friends, जो ये sociare term है ना, जिससे socialist शब्द निकला है, ये Latin language का term है। और इस sociare का meaning क्या है? fellowship और friendship और companionship, यानी दोस्ती। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स भी क्या बात करते हैं? सोशल हार्मनी की बात करते हैं। तो ये लैटिन वर्ड सोशियरे लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिससे सोशलिस्ट शब्द डिराइव हुआ है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिज्म? हमसे पूछ रहे हैं कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसका पार्ट कौन सा नहीं है? कॉमन ओनरशिप। फ्रेंड्स, कम्युनिज्म में तो कॉमन ओनरशिप की बात होती है। क्लासलेस सोसाइटी,
बिल्कुल, कार्ल मार्क्स ने तो प्योरली क्लासलेस सोसाइटी की बात की थी। स्टेट कलेक्टिवाइजेशन, बिल्कुल कुछ फीचर्स जो है ना कम्युनिज्म के, वो स्टेट कलेक्टिवाइजेशन की भी बात कर देते हैं। क्लास कन्फ्लिक्ट, नो फ्रेंड्स, क्लास कन्फ्लिक्ट तो कम्युनिज्म में एंड हो जाता है। कम्युनिज्म ना क्लास कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है, बट वो बोलता है क्लास कन्फ्लिक्ट कैपिटलिज्म में होगा। जब कम्युनिज्म आ जाएगा ना, जब क्या होगा, जब तो क्लास कोऑपरेशन होगा। देखिए कुछ लोग, पता है इसको भी अच्छा एमसीक्यू है, इसको भी गलत कर आएंगे कि यार क्लास कन्फ्लिक्ट जो है ना, यार मार्क्स ने क्लास कन्फ्लिक्ट की बात तो की है कम्युनिज्म की, लेकिन जब कम्युनिज्म आ जाता है, जब क्लास कन्फ्लिक्ट थोड़ी रहता है, जब तो क्लास कोऑपरेशन होता है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। तो देखिए आप कितना अच्छा एमसीक्यू बनाया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, What constitutes to be a feature of egalitarian feminism? Egalitarian feminism की विशेषता क्या है इनमें से? Essentialism, sisterhood, gender equality, sexual liberation. As the name suggests, egalitarian feminism तो जेंडर इक्वलिटी डिमांड करते हैं। तो आप याद रखिएगा, जेंडर इक्वलिटी इगैलिटेरियन फेमिनिज्म का फीचर है। बट अब एमसीक्यूज़ के जो, इस एमसीक्यू के जो ऑप्शन है उनका मीनिंग भी समझ लेते हैं। ये जो है ये रेडिकल फेमिनिज्म में है, ये भी रेडिकल फेमिनिज्म में है। टिरेनी ऑफ बायोलॉजी की बात करती हैं वो जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं कि सेक्सुअली लिबरेट हो जाएं। आजकल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए हैं, आईवीएफ टेक्नोलॉजी आ गई है, उन सब से बच्चे हो जाएंगे। ये दोनों रेडिकल फेमिनिज्म के हैं। असेंशियलिज्म, असेंशियलिज्म जो फ्रेंड्स है, पहले आप इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है। असेंशियलिज्म एक वो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो बोलता है कि वुमेन और जो मैन है ना, इनके दोनों के अलग अलग विशेषताएं हैं। इन दोनों के जो ट्रेट्स हैं ना, वुमेन के अलग हैं, मैन के अलग हैं। यानी वुमेन केयरिंग है, मैन थोड़े से हार्ड नेचर के होते हैं, इनसे आप बड़े काम करवाइए। वुमेन केयरिंग है तो इनसे आप डोमेस्टिक काम करवाइए। ये असेंशियलिज्म बोलता है। तो इगैलिटेरियन फेमिनिज्म का तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। असेंशियलिज्म तो क्या करता है, इट परपेचुएट्स सर्टेन स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट वुमेन। वुमेन को लेके असेंशियलिज्म पे तो आरोप लगता है कि आप पहले से ही वुमेन को बोल रहे हो कि वो केयरिंग है, तो फिर उनको डोमेस्टिक स्फेयर में धक्का मार देंगे लोग। तो असेंशियलिज्म तो इगैलिटेरियन फेमिनिज्म का फीचर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करने का फ़ायदा ये है, हम केवल आंसर ही नहीं देख रहे, हम एक एक ऑप्शन को भी एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे एग्जामिनर ऑप्शंस पुट करता है, कैसे बाकी ऑप्शंस जिनका मतलब आसानी से समझ नहीं आता, थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है। ये सब भी हमें PYQ सॉल्व करने से पता लगता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, communitarianism sprang into the prominence in the early 1980s due to the writings of following four scholars. फ्रेंड्स बिल्कुल आसान एमसीक्यू है कि कम्युनिटेरियन स्कॉलर्स जो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, वो 4 स्कॉलर्स के नाम पूछ रहा है आपसे। माइकल एडवर्ड, एलेस्डेयर मैकलेंटायर, वोल्जर, चार्ल्स टेलर। देखिए वोल्जर का सबको पता है कि वो क्या है, एक कम्युनिटेरियन है। चार्ल्स टेलर भी है। एलेस्डियर मैकलेंटायर का भी कई बार नाम आ जाता है, बट माइकल एडवर्ड नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, माइकल सैंडल, जी हाँ हैं। CB मैकफरसन, इनका डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट है क्रिएटिव डेमोक्रेसी का, उसमें नाम आता है। कम्युनिटेरियनिज्म के मेन स्ट्रीम थिंकिंग में नहीं आता इनका नाम। वोल्जर और टेलर तो हैं। C ऑप्शन देखते हैं, सैंडल, मैकलेंटायर, फुकुयामा, चार्ल्स टेलर। फुकुयामा अगेन एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो है, एंड ऑफ हिस्ट्री से एसोसिएटेड है, तो कम्युनिटेरियनिज्म में इनका नाम देखने को नहीं मिलता। अब D ऑप्शन बचा हमारे पास, माइकल सैंडल इज ए कम्युनिटेरियन, एलिसडियर मैकलेंटायर इज ए कम्युनिटेरियन, माइकल वोल्जर इज ए कम्युनिटेरियन, चार्ल्स टेलर इज ए कम्युनिटेरियन। अब ये हमने याद कर लिए 4 स्कॉलर कम्युनिटेरियनिज्म के। बट कम्युनिटेरियनिज्म को भी समझ लेते हैं। कम्युनिटेरियनिज्म क्या है, एक वो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो कम्युनिटी के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है इन द मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल। जो इंसान होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी जैसी होती है वो जैसा बनता है, इसमें कम्युनिटी की बहुत पॉजिटिव भूमिका होती है। इसीलिए आप कुछ कीवर्ड पढ़ेंगे इस आइडियोलॉजी को जब रीड करेंगे ना डिटेल में, कि मैन इज सिचुएटेड सेल्फ, एम्बेडेड सेल्फ इन सोसाइटी।
तो ये याद रखिएगा, कम्युनिज्म रिकॉग्नाइज करता है समाज की बहुत भूमिका होती है मनुष्य का निर्माण करने में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, विच थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कंटेन्स द कंसेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है, ये इसका जिक्र कौन सी थ्योरी में होता है? बताइए, आपने पढ़ा हो तो। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो है वो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर जो है ना, उसमें इसका जिक्र होता है, प्लूरलिस्ट थ्योरी में। अब एक चीज और जान लेते हैं एडिशनल इसी पीवाईक्यू के साथ, कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया, ये याद रखिएगा, रॉबर्ट माइकल्स ने। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भाई, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की जो है ना, वो ये बोलता है कि जैसे प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या बोलती है कि पावर ना कंसंट्रेटेड नहीं है, सब में बटी हुई है। और रॉबर्ट माइकल्स भी बोलते हैं यार ठीक है, बटी हुई है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज, उनमें क्या होता है कि कुछ लोग जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हुए हैं ना, हमेशा वो ही डिसीजन लेते हैं। जो नीचे लोग बैठे हुए हैं ना, लो लेवल पे हायरार्की में, उनकी दे डोंट हैव मच से इन डिसीजन मेकिंग। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो टॉप लेवल के लोग होते हैं ना एमएनसीज में, वो ही फैसले लेते हैं, और इसी को वो नाम देते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होती है? एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कुछ सेलेक्टेड लोग डिसीजन लेते हैं। तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की से वो बताते हैं एमएनसीज जो होती है ना, वहाँ टॉप लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वही डिसीजन लेते हैं, और जो लोअर लेवल पे होते हैं दे डोंट हैव मच रोल टू प्ले। ये हर एमएनसी में देखा जाता है। तो नाम याद रखेंगे आप, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया? माइकल्स ने, और इसका मीनिंग हमने समझ लिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, हु कंसिडर्ड सिविल सोसाइटी एज ए सिस्टम ऑफ नीड्स। आवश्यकताओं की प्रणाली, सिविल सोसाइटी को आवश्यकताओं की प्रणाली किसने कहा? फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज हेगल। हेगल सेड सिविल सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ नीड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, बड़ा ही रेयरली देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का एमसीक्यू है, रट लीजिए। पूछ रहा है ये हमसे कि WHV वाइजमैन जो है ना, HV वाइजमैन, उन्होंने पावर को कैसे डिफाइन किया है? सो HV वाइजमैन सेज दैट पावर इज द एबिलिटी टू गेट वंस विशेस कैरिड आउट डेस्पाइट ऑपोजिट। यानी वाइजमैन बोलते हैं पावर तो वो एबिलिटी है जिससे आप अपनी इच्छाएं, अपनी मर्जी पूरी करवा सकते हैं, जब कोई करना भी ना चाह रहा हो तब भी, वो होती है असली पावर। तो याद रखेंगे, HV वाइजमैन ने कहा था ये पावर के बारे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ हैज मैक्स वेबर क्लासिफाइड अथॉरिटी। मैक्स वेबर ने अथॉरिटी को कैसे क्लासिफाई किया? साइकोलॉजिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक? नो, नॉट एट ऑल, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, रेशनल लीगल अथॉरिटी, हाँ रेशनल की तो बात करते हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, कैरिस्मेटिक की भी करते हैं बट नॉट पॉलिटिकल। इकोनॉमिक, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक? नो, इकोनॉमिक की नहीं करते। इसमें देखते हैं, रेशनल लीगल, ट्रेडिशनल, कैरिस्मेटिक। यस, रेशनल लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, 3 टाइप की अथॉरिटीज मैक्स वेबर ने दी हैं हमें। अब ये जो मतलब भी समझते हैं, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी जैसे जिसका पर्सनैलिटी का ऑरा ही बहुत तगड़ा है, जो मासिस को लीड करता है, गांधी, हिटलर। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जैसे आपके राजा महाराजा थे। एंड रेशनल लीगल अथॉरिटी जो प्रेजेंट डे आपका क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन ने, इस एमसीक्यू ने हमें एक और चीज़ सिखाई कि हमें पेशेंस के साथ सॉल्व करना चाहिए। एग्जामिनर ने बी ऑप्शन देखिए कितना क्लोज डाला था, रेशनल लीगल लिख दिया और फिर नीचे लिख दिया, अगला डाल दिया पॉलिटिकल अथॉरिटी, फिर कैरिस्मेटिक। वो चाहता है कि आप जल्दी से जल्दबाजी में ना रेशनल लीगल अथॉरिटी को देखें और गलत कर दें, बस इसको यही चाह रहा है वो, इसलिए उसने बी लिखा है गलत ऑप्शन। और राइट आंसर हमने देखा क्या है, डी। इसलिए ऑप्शन को भी बहुत ही धीरे पढ़ना चाहिए, फिर बाद में घर आके यार बोलते हैं कि यार मुझे वो आता था, मेरा गलत हो गया। फ़ोन पे एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं। तो ऐसे ऑप्शंस को बिल्कुल स्लोली पढ़ा करो, ये तो अपना मंत्रा बना लो किसी भी एग्जाम में पढ़ने जाओ कि मैं ऑप्शंस धीरे पढ़ूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू,
विच ट्रेडिशनल थिंकर ब्रोट आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ पावर इन द पॉलिटिकल फिनोमिना। इनमें से किस थिंकर ने पावर का जो इंपॉर्टेंस है ना वो वापस लेके आया वो पॉलिटिकल फिनोमिना में? निट्से। फ्रेंड्स, निट्से का आप नाम सुनेंगे। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो पर्सपेक्टिव है उसमें पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है। ऊपर हमने देखा था ना जब हमने जैक्स डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन किया था, वैसे ही निट्से भी एक पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने पावर का पॉलिटिकल फिनोमिना के ऊपर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस बताया है कि पावर प्रोडक्टिव भी होती है, रिप्रोडक्टिव भी होती है, मैनिपुलेटिव भी होती है। बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिवली डील करते हैं वो पावर से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट MCQ, what should not be done by a political system to maintain its legitimacy? एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको क्या नहीं करना चाहिए अपनी लेजिटिमेसी मेंटेन करनी है तो? रेस्पेक्ट फॉर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ये तो करना चाहिए। अगर आप लोगों के ट्रेडिशन और कस्टम्स को रेस्पेक्ट करेगा कोई पॉलिटिकल सिस्टम तो उसको लेजिटिमेसी मिलेगी, ये तो वो करेगा। पूछा हमसे क्या नहीं करना चाहिए? सप्रेशन ऑफ द सिटीजन्स, ये देखिए भाई, नागरिकों को दबाएगा थोड़ी, उनको एक्सप्लॉइट थोड़ी करेगा। तो बिल्कुल लड्डू MCQ था ये, कुछ खास नहीं था इसमें। नेक्स्ट MCQ, who advocated the functional theory that outlines social stratification as necessary to meet the needs of complex systems? The right answer is Kingsley Davis and Wilbert Moore. अब मतलब भी समझ लेते हैं इसका क्या है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि किसने फंक्शनल थ्योरी दी जो ये बोलती है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, समाज में जो हायरार्की है ना, एक तरीके से ऊपर ये हैं फिर ये हैं फिर ये हैं, ये ऐसे, वो ज़रूरी है सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ये किसने कहा था? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने। द नेक्स्ट इज व्हेन द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पॉलिटिकल साइंस। कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर कब इंट्रोड्यूस किया गया पॉलिटिकल साइंस में? ये बड़ा ही मतलब ऐसा MCQ है, ईयर को लेके स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है इसमें, ईयर को, कि किस वर्ष पॉलिटिकल कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था पॉलिटिकल साइंस में। तो इसका आंसर आप खुद ढूंढिएगा, मुझे भी नहीं पता ईयर, तो आप खुद ढूंढिएगा, गूगल करिएगा, आपको पता लगेगा। अकॉर्डिंग टू गैब्रियल आलमंड एंड GB पोवेल, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच पॉलिटिकल कल्चर्स आर मेंटेन्ड। आलमंड और पोवेल ने कहा कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीति सामाजिकरण, वो प्रक्रिया है जिससे पॉलिटिकल कल्चर, जिससे राजनीतिक संस्कृति मेंटेन की जाती है, केवल चेंज की जाती है। मेंटेन एंड चेंज दोनों, मेंटेन, चेंज एंड डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड तो बिल्कुल भी नहीं। पोवेल और आलमंड डिस्ट्रक्शन की तो बात ही नहीं करते, वो बोलते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिससे आप पॉलिटिकल कल्चर को मेंटेन भी करते हैं और चेंज भी करते हैं। तो याद रखिएगा, आप देखिए कितने अच्छे से बनाया है उनकी डेफिनेशन के ऊपर ही MCQ, इसलिए स्कॉलरली डेफिनेशंस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को बस यहीं रोकेंगे। आज हमने 30 MCQ देखे। आप वीडियो को देखिए, इन 30 MCQs को रट लीजिए, न जाने किस असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में या नेट JRF एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए इनको। तो मेरी अब आपसे यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नियर फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लेके आऊँगा जिसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC, नेट JRF सबका सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स।